आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट इन इंडिया। ये आपका टॉपिक नंबर 4 आता है यूनिट 8 में एनवायरनमेंट लॉ यूजीसी नेट के सिलेबस में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एक दो इसमें एक्ट के नाम पढ़ने हैं और एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, शेड्यूल्स हैं, वो देखने हैं। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं वो भी लास्ट में हम इसी में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो इस असेसमेंट में कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, कोई भी इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, तो उसका सब पहले देखा जाता है कि उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इवेल्युएट किया जाता है कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो भी इंडस्ट्रियल या फिर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट देखने के बाद ही उनको अप्रूवल मिलता है। अगर उनका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट पे, तभी उनको अप्रूव किया जाएगा। तो बेसिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का काम होता है मिटिगेट करना जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंट इफेक्ट आते हैं, और इसमें एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर इंडस्ट्रीज़ बनने वाली हैं। इसके लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क हैं जिनके अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं। जैसे कि आपका आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसका नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। और एक आता है, फिर सेकंड आता है आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन 2006। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में ऐड किया है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की क्लियरेंस में रखा जाता है। अगर कैटेगरी ए में अगर वो आ जाते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, तो उनको नेशनल लेवल पे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो कैटेगरी बी के होते हैं उनको स्टेट लेवल पे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि उनका क्या जो वो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। देन आपका थर्ड जो लीगल इसके लिए एक्ट बना हुआ है वो है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006। ये इंकरेज करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इन्वायरमेंट असेसमेंट के थ्रू। बस आपको ये तीनों जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं इनका याद रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड वाला इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006। इसमें आपको दोनों कैटेगरीज़ के नाम याद रखने हैं। अगर कैटेगरी ए में है तो नेशनल लेवल क्लियरेंस चाहिए, और अगर बी में आएगा तो फिर स्टेट लेवल का उसको क्लियरेंस चाहिएगा। और फिर इसमें सेकेंड टॉपिक आता है इसमें हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो हैजार्डियस वेस्ट होता है उसका प्रॉपर तरीके से किस तरीके से डिस्पोजल किया जाए कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके लिए भी लेजिस्लेशंस हैं। बस आपको इन लेजिस्लेशंस के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है इसमें हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। ये आपका अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही आया था। इसमें हैजार्डियस वेस्ट क्या होगा, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, अगर उनका इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, और ये सारी बातें इस एक्ट के अंदर मेंशन है। तो आपको इस एक्ट का नाम याद रखना है और इस एक्ट का ईयर्स याद रखना है। रूल्स हैं बेसिकली, तो आपको ये 2016 ईयर याद रखना है कि कब ये रूल्स आए थे। इसी में सेकंड एक्ट आता है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। ये एक्ट इंश्योर करता है जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, जहाँ पर ऐसी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर हैजार्डी सब्सटेंस से वो वर्कर्स डील करते हैं, तो उनको प्रॉपर सेफ्टी किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, ये बात बताई गई है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अंदर। देन आपका जो अगला एक्ट आता है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये भी पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, हैजार्डियस वेस्ट से होने वाले पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये इस एक्ट के अंदर मेंशन है। देन एक और एक्ट आता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये अगर कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस के होने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे जो भी विक्टिम्स इफेक्टेड होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराता है। इस एक्ट के अंदर रिलीफ के प्रोविजंस हैं। अगर कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस है उसकी वजह से किसी भी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई भी, तो उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का पर्पस ये था। जो अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो आपका 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पूछा गया था कि जो 12th शेड्यूल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 243W आता है। वो एम्पावर करता है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना, जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। जो 12th शेड्यूल है आपका, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है। तो ये काम म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन से रिलेटेड जो स्ट्रीट्स, ड्रेन्स हैं, वाटर डिस्पोजल है, इनकी प्रॉपर क्लीनिंग का काम ये म्यूनिसिपैलिटी का होता है।
तो इसी तरीके से पूछा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पब्लिक हेल्थ को लेकर के किसकी ड्यूटी होती है, तो ये आपको याद रखना है म्यूनिसिपैलिटी, जो कि मेंशन है आपके 12th शेड्यूल के अंदर। यही था कि 12th शेड्यूल के अंदर म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी होगी। ये आपको ये भी याद रखना है कि ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया। जो शेड्यूल 12 था आपका, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के क्या क्या फंक्शंस होंगे उनकी लिस्ट है। तो इसमें एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 8, ये दोनों एंट्रीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हैजार्डियस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो एंट्री नंबर 6 में पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, और जो एंट्री नंबर 8 है उसमें अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो ये 2 एंट्रीज़ याद रखना, और ये याद रखना कि जो शेड्यूल 12 है वो 74th अमेंडमेंट से आया है, और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ की है। देन अगर ये पूछा जाए कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड माइनर जो इरिगेशंस होती हैं, फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ये किसके फंक्शंस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है पंचायत के फंक्शंस होते हैं, जो कि 11th शेड्यूल में मेंशन है, और 11th शेड्यूल आपका 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो ये दोनों शेड्यूल आपको इसमें याद रखने हैं, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कौन से अमेंडमेंट से आए थे, और दोनों में किसके पंचायत के क्या फंक्शंस हैं और म्यूनिसिपैलिटी के क्या फंक्शंस हैं। तो 1-2 मेन जो फंक्शंस थे वो आप याद कर सकते हैं। देन अगर आर्टिकल इसमें पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 243G है वो तो पंचायत की बात करता है, पंचायत के जो फंक्शंस होंगे, और 243W यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस की बात की गई है, एनवायरनमेंट और वेस्ट रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये दोनों आर्टिकल्स भी आप याद रख सकते हैं। अब इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन था 2006 का, जिसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में प्रोजेक्ट्स को डाला जाता था, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ये 4 इस तरीके से नोटिफिकेशन उसमें मेंशन थे: कोस्टल रेगुलेशन जोन, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और डंपिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ फ्लाइंग ऐश, और इनको आपको ईयर वाइज अरेंज करना था। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 2-3 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको एग्जैक्टली आपको ईयर वाइज याद रखना है। देन एक बार क्वेश्चन आया था इवैल्यूएशन ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ वेरियस फ्यूल्स, ये कौन सी कमेटी से आया था, तो आपको उस कमेटी का नाम याद रखना है। वो कमेटी का नाम है भूरेलाल कमेटी। देन एग्जाम्पलरी डैमेजेस के से रिलेटेड कौन सा केस है, ये है स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज़ का केस। एंड देन लास्ट जो क्वेश्चन था वो है ट्रायल स्मेल्टर केस, US वर्सेस कनाडा का है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस वाले टॉपिक में से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो जो अब मैंने शेड्यूल बताए थे, शेड्यूल 12 और शेड्यूल 11 में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की ड्यूटीज़ के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट से आया था, और क्या क्या म्यूनिसिपैलिटी के क्या फंक्शंस हैं और पंचायत के क्या फंक्शन हैं। तो जो इस यूनिट से हैं वो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं सब टॉपिक में से बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आज इस वीडियो में